एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। और आज के अपने सेशन में आप करने जा रहे हैं मेरे साथ में चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर वो कंप्लीट। अब जब ये आप चैप्टर कंप्लीट करके हटोगे, जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, तब आपको यहाँ से जो आउटपुट मिलने वाला है वो मिलेगा बेस्ट एंड इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस के पैटर्न पता चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड कहाँ से बन सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। एंड यानी पूरे के पूरे जो चैप्टर का रिवीजन आपको यहाँ पर मिलने वाला है वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक कौन से होने वाले हैं हमारे पास है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल आप पढ़ोगे, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल मॉडल आप पढ़ोगे, यानी एक्सपेरिमेंट बोर्स मॉडल ऑफ द एटम एंड वैलेंसी एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आयंस क्या होते हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इनको हमें समझना है अच्छे से। जब हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तक, तो हमें एकदम अच्छे से आइडिया होगा कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक एटम क्या होता है, एक एटम क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि डाल्टन कहां से आए, है ना, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, मैं सबसे पहले आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगी। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। आप सोचो दिमाग से कि अगर मेरे पास में एक चौक है और अगर मैं उस चौक को तोड़ती चली जाऊं, ब्रेक करती चली जाऊं, अगर मैं उस चौक को तोड़ती चली जाऊं, ब्रेक करती चली जाऊं, तो मुझे फाइनल स्टेज में क्या मिलने वाला है, उस चौक को ब्रेक करने पर मुझे क्या मिलेगा और मैं कब तक ब्रेक कर सकती हूँ। तो आपका आंसर होगा कि मैं एक टाइम तक आप ब्रेक करोगे और वो एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल बन जाएगा, या एक छोटा सा चौक का पार्टिकल होगा, डस्ट पार्टिकल नहीं, छोटा पार्टिकल होगा। या आप कहोगे, कुछ लोग जो जानते हैं कि मैम आपको एटम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि उस टाइम पर भी यही क्वेश्चन रेज हुआ कि अगर भाई अगर हम किसी चीज को तोड़ते चले जाएं तो एक स्टेज कौन सी आने वाली है। तो पता चला कि हमें बताया गया, हमें महर्षि कणाद ने बताया परमाणु के बारे में, बोले कि परमाणु जो है मिलकर के मिलता है तो अणु बनाता है ना, यानी अणु और परमाणु के बारे में उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीजें बताई। इसके बाद में आते हैं डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने हमें क्या दिया, एक आइडिया दिया कि अगर हम ये बात जो कर रहे हैं ना, डेमोक्रिटस, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि किसी चीज को तोड़ रहे हैं तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, तो अगर किसी भी चीज को ब्रेक किया जाए तो डेमोक्रिटस बोलते हैं कि हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, यानी हमें फर्दर डिवाइड ना होने वाला एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसके आगे अब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जिसके लिए पहले से ही एक बेस मिला हुआ था उनको। महर्षि कणाद ने इसकी बात पहले से भी कर रखी थी थोड़ी बहुत। तो डेमोक्रिटस ने क्या, एक शब्द जो एक वर्ड आता है एटमॉस करके, इन्होंने इसका जो है ना नाम लिया। इन्होंने बोला इसका मतलब होता है कि जो कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो डिवाइड ना हो सके, और यहीं से ही वर्ड निकल करके आता है एटम। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। अब यहां पर पिक्चर में आते हैं डाल्टन, जिनकी थ्योरी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सर जॉन डाल्टन ने थ्योरी ऐसे ही नहीं दे दी, हमें केवल डेमोक्रिटस ने एक आइडिया दिया था, तब हमारे पास सिर्फ एक आइडिया था। लेकिन जब डाल्टन आते हैं तो उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुमने अभी आज कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, तुमने आज कोई थ्योरी निकाली, तुमने आज कोई बहुत बढ़िया सी इक्वेशन सॉल्व कर ली, अगर तुम मैथ से हो, केमिस्ट्री से हो, तो कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ नया डिस्कवर कर लिया, क्या तुम्हारी बात को कोई मानेगा जब तक तुम उसे प्रूफ ना करके दिखा दो। तो वही डेमोक्रिटस बोले, लेकिन उन्होंने प्रूफ नहीं दे पाया। डाल्टन आए, उन्होंने प्रूफ दिया, कैसे, एक्सपेरिमेंट करके। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने बताया कि डाल्टन ने बताया कि एक्चुअल में जिसका नाम लिया जा रहा है एटम, वो है क्या। उन्होंने आइडिया दिया कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी एवरी मैटर, जो भी हमारे सराउंडिंग में मैटर प्रेजेंट है वो मिलकर के बना है एटम से। तो ये बात हमें डाल्टन ने दी, और फिर उन्होंने हमें एक थ्योरी दी बहुत ही कमाल की, जिसको कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आओ चलो समझते हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। तो सबसे पहले सर जॉन डाल्टन जो है वो 1808 में, यानी 1808 में जॉन डाल्टन, इन्होंने अपनी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दी, और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इनके जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूं कि आपको मैं रटा के चली जाऊं, मैं इसलिए पढ़ा रही हूं कि तुम यहीं पर ही लर्न करके और फिर जाओ, यानी आपको अब अगली बार के लिए नहीं छोड़ना है ना कि हर बार आप बस पढ़ोगे अगली बार रिवीजन करोगे, नहीं, यहां से रिवीजन करो। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, कीवर्ड्स को ढूंढेंगे। आपको लाइनें नहीं याद होती कभी भी बेटा, बी प्रैक्टिकल, लाइंस नहीं याद कर पाओगे, है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कीवर्ड्स ढूंढने हैं, कीवर्ड्स से अपना ट्रिक बना लेना है। कीवर्ड्स आपको याद है, आप पूरा सेंटेंस बना देंगे। यही तो होता है कि मुझे थोड़ा सा कोई बता दे, पूरा मैं लिख दूंगी, तो वो थोड़ा सा तुम तैयार करके जाओ, अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी खुद लेके जाओ। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहला फीचर, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। उन्होंने बोला जो मैटर है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स
या जिनको हम एटम्स कहते हैं उनसे मिलकर के बना हुआ है। उन्होंने एक कमाल की थ्योरी दी जिसका फर्स्ट फीचर ये था, जिसकी फर्स्ट लाइन भी ऐसी ही थी कि स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल है और एटम है ना, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल और एटम। ठीक है, तो कौन है स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल? एटम की बात कर रहे हैं, जिनको हम पार्टिकल भी बोल सकते हैं। विच कैन, इन्होंने ये भी बोला कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जिसको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। राइट, चलिए इसके बाद आते हैं सेकेंड फीचर पे। तो फर्स्ट याद हो गया है, इसमें हमने नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड की बात की है और एक स्मॉलेस्ट एटम की बात की है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इंडिविजिबल है, ऐसा इन्होंने बोला। अब सेकंड फीचर पे आते हैं, ये बोलते हैं द एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अगर हम एटम्स को उठा लें, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के हम एटम्स को उठा लें या किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें तो एग्जैक्टली अलाइक इन एवरी वे, हर तरीके से वो सेम होंगे। अगर हम नाइट्रोजन एलिमेंट को ले लें यहाँ पे, तो नाइट्रोजन एलिमेंट में उसके एटम होंगे। एलिमेंट क्या है? मैटर है, तो इसमें भी क्या पार्टिकल एटम होंगे। अब यहां पर जो एटम के यानी जो नाइट्रोजन के एटम होंगे वो होंगे तो नाइट्रोजन के ही ना, सारे के सारे नाइट्रोजन के एटम मिलकर के क्या बना रहे होंगे? एक एलिमेंट, है ना। अरे एक आयरन की रॉड में आयरन 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 ही तुम्हें दिखेगा और कुछ नहीं, है ना। चलो, तो वही मैं बता रही हूं कि एक सेम अगर हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ले तो उसके जो एटम होंगे वो एग्जैक्ट सेम होंगे हर तरीके से। लेकिन अगर हम किसी और एलिमेंट को इसी के साथ में ले ले, कार्बन को ले लेते हैं और उसके पार्टिकल की बात करें यानी उसके एटम की बात करें, कार्बन 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 होगा इसमें। तो भाई अगर इसको इससे कंपैरिजन करवाएं तो अलग है ना, यानी अपने एलिमेंट से तो बिल्कुल सेम है, अपने एलिमेंट में प्रेजेंट जितने भी एटम है वो सेम है, लेकिन दूसरे से कंपेयर करवाओगे तो डिफरेंट एलिमेंट के कंपैरिजन में तो ये अलग होगा। ठीक है, तो अपने अपने के लिए सब लोग यूनिक है। तो लिखा है द एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर एग्जैक्टली अलाइक इन एवरी वे एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ एवरी अदर एलिमेंट। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट क्या अच्छे से आपको याद हुआ है? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपको रटाया जाता है, बार बार रटाया जाता है। समझने की भी कोशिश करो, जब समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट मैंने पढ़ाया कि स्मॉलेस्ट क्या होता है? पार्टिकल होता है जो कि एटम बोला जाता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकंड है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, उसके एटम्स की बात करें तो वो आइडेंटिकल होंगे हर वे में, लेकिन अलग होंगे दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, दूसरे एलिमेंट के एटम से। आइए चलते हैं अब। नेक्स्ट है केमिकल कॉम्बिनेशंस टेक्स प्लेस बिटवीन स्मॉल होल नंबर्स ऑफ एटम्स। यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो होते कब है? जब स्मॉल होल नंबर ऑफ एटम्स यानी दैट इज एटम्स डू नॉट स्प्लिट अप ड्यूरिंग सच रिएक्शंस। यानी कॉम्बिनेशन एटम का हो रहा है लेकिन होल नंबर हो रहा है, टूट टूट के नहीं बन रहा है। आधा एटम आधे एटम से नहीं जुड़ रहा है, 2.5 एटम 3.5 एटम से नहीं जुड़ रहा है, पूरा पूरा होल नंबर में 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे एटम कंबाइन कर रहे हैं। तो लिखा है केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन स्मॉल होल नंबर ऑफ एटम्स दैट इज एटम्स। इससे ये पता चला कि दैट इज एटम्स डू नॉट, दैट इज एटम्स डू नॉट स्प्लिट अप ड्यूरिंग सच रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस में एटम्स नहीं ब्रेक होते। अब यहां पर आते हैं एक शानदार से साइंटिस्ट के पास में। चलो, डाल्टन ने अपनी बात कह दी थी लेकिन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी। अब यहां पर एक साइंटिस्ट आते हैं थॉमसन, जिनका नाम था। इंग्लैंड में प्लम पुडिंग बहुत फेमस है। इन्होंने कुछ दिमाग लगाया, इन्होंने बोला कि यार एक एटम दिखता कैसा होगा। क्या एटम डाल्टन ने देखा था? क्या एटम डाल्टन के अलावा किसी और ने देखा था? नहीं, किसी ने नहीं देखा था। तो इन्होंने ये बोला कि यार एटम होता कैसा होगा, चलो इसका पता लगाते हैं। तो थॉमसन आते हैं, प्लम पुडिंग से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, सोचते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि एक जो एटम होगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो दिखता कैसा होगा। तो यहां पर इन्होंने बोला कि यार डाल्टन ने बोला था कि इंडिविजिबल है। अगर कोई चीज इंडिविजिबल है तो हमने तो ये भी देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जहां पे चार्ज होता है ना। मतलब अभी इन्हें चार्ज के बारे में कुछ नहीं पता है लेकिन ये थोड़ा सा सोचने लग गए कि इंडिविजिबल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर इनको पता चला कि हो सकता है कि भाई एटम के अंदर भी कुछ हो। एटम को तोड़ने पे लग गए लोग। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिलहाल तो कुछ कर नहीं पाया, इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, दिया, सोचा बहुत कुछ लेकिन दिया इतना, कितना दे पाए, कितना प्रूफ कर पाए, हो सकता है इतना ही सोचा हो। हर एक चीज बस एक आइडिया है जो हम सोच सकते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा, लेकिन जो प्रूफ वो है जो उन्होंने प्रस्तुत किया, जो दिया, ठीक है, प्रूफ वही है। तो इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया।
प्लम पुडिंग मॉडल में आपने पुडिंग देखी होगी जिसमें प्लम्स पड़े रहते हैं, इंग्लैंड में वो बहुत फेमस है, तो इसका नाम ही उन्होंने उस पर रख दिया। इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। आपने वाटरमेलन तो, अरे यार हम इंडिया के हैं, वाटरमेलन तो खाया होगा। तो रेड वाले स्फेयर में जो बीज यानी सीड्स होते हैं वो एम्बेडेड धसे हुए होते हैं। इन्होंने बोला ये उसके तरह है एटम। इन्होंने बोला एक पॉजिटिव स्फेयर है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन यानी जो नेगेटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन अभी ये बोले ही नहीं थे, इन्होंने बोला जो नेगेटिव चार्जेस है वो उसमें एम्बेडेड है। यानी इन्होंने ये बताया कि जो एटम है वो बनकर तैयार हो रहा है कुछ अदर चीजों से। अदर में इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन बता पाया, ठीक है, एक पॉजिटिव स्फीयर भी बता पाया, यानी पॉजिटिव चार्जेस के बारे में भी इन्होंने थोड़ा सा बताया। इन 1897 एंड जे थॉमसन proposed a model of the atom called the plum pudding model. इन्होंने बोला एटम्स वर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। इन्होंने बोला कि एटम को आप कहते हो कि इनडिविजिबल है, बट मैं कहता हूं कि एटम खुद बना हुआ है पॉजिटिव चार्जेस से। पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्जेस का है एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड और एम्बेडेड। स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं, इसमें धसे हुए हैं, एम्बेडेड है। लाइक दैट रेजन्स इन अ पुडिंग, जैसे प्लम्स या रेजन्स जो है उसमें धसे रहते हैं। तो इन्होंने ये बोला, कुछ सोच समझ के बोला, कुछ बताया, कुछ कहा इन्होंने, तो लोग चौंक गए। इन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? सब लोग बोले इनसे कि ऐसा है क्या भाई, मतलब बोले ही होंगे। तो पॉजिटिव स्फीयर में नेगेटिव चार्जेस जो है वो क्या है, धसे हुए हैं। कुछ करे ना करे ये, लेकिन इन्होंने एक काम तो बहुत कमाल का कर दिया था। इनका आगे चल करके मॉडल फेल हुआ, लेकिन हताश मत हो। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई जो आज भी हम मानते हैं। इन्होंने एक बात बोली कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में प्रेजेंट होते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट बता करके हमें यह बताया कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, या एक एटम चार्ज अगर देखा जाए तो वो न्यूट्रल है, यानी उसमें जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो एक तरीके से होल न्यूट्रल है। तो ये चीज आगे तक फॉलो अप हो रही है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। इन्होंने ऐसा बताया द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बोले जो नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड मतलब जो उनका कुल नंबर है, जो टोटल नंबर है वो बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी 10 नेगेटिव चार्ज है, देखो इलेक्ट्रॉन की कहीं नाम यहां पर अभी नहीं लिया गया है, यानी यहां पर अभी इलेक्ट्रॉन जैसे उन्होंने बात नहीं बोली है, नेगेटिव पॉजिटिव करके ये बता रहे हैं। तो 10 अगर नेगेटिव है और 10 पॉजिटिव है, तो बेटा तुम इसमें क्या करते हो मैथ्स में, तुम तो सीधे कैंसिल, खल्लाश, खटाक, बस यही तो करते हो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का यही तो मतलब है कि भाई कोई चार्ज रह ही नहीं है उस पर, ठीक है। तो यही बोले कि सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दिस विल बी द सेंटेंस जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, जो इन्होंने बता दी कमाल की चीज, ये आगे तक फॉलो हुई। साइंटिस्ट ने इनको उठाया। क्या साइंटिस्ट ना फायदा उठा लेते हैं, मतलब फायदा क्यों उठाते हैं? किसी एक ने, दो ने, तीन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं समझाया, सबने मिलकर समझाया थोड़ा थोड़ा करके। तो इनकी चीज को आगे फॉरवर्ड ले गए लोग, कहा ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, इसको उठाते हैं और नया मॉडल बनाते हैं। तो देखो इन्होंने जो बताया भाई, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बहुत कमाल की चीज बताई। आगे आते हैं तो थॉमसन की कुछ चीजें जो आपको पढ़नी चाहिए, जैसे दिस मॉडल कुड एक्सप्लेन द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इन्होंने ये नहीं बता पाया कि स्टेबिलिटी का क्या, एटम स्टेबल कैसे रह पा रहा है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। तो आगे लोग जो आए, जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसी पर ही क्वेश्चन उठा दिया। इन्होंने बोला कि आपने ये तो बिल्कुल सही बताया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन स्टेबिलिटी का क्या? और आपने ये भी नहीं बताया है कि कहां पर कौन सी चीज लोकेटेड है, एग्जैक्ट तो आपने बताया भी नहीं है, क्या प्रूफ है? चलिए तो यहां पर आते हैं हम नेक्स्ट हमारे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में। एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने बोला कि यार ये बात तो सही है कि तुमने ये बोला वो बोला, ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड आकर के थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कहते हैं कि लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम बोल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट कहां पर है? अच्छा एक और भी चीज बतानी है मुझे। यहां तक अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन हमें प्रोटॉन या हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रही है, कहां पे क्या चीज होगी, इलेक्ट्रॉन कहां रहते होंगे, कहां एक्चुअल में कहां क्या क्या उनकी पोजीशंस होंगी। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पोजीशन, न्यूक्लियस भी होता भी है कुछ या नहीं होता है, अभी तक नहीं पता था, तो अब पता चलेगा। एक और चीज मुझे बतानी है कि जब हम लोग थॉमसन के मॉडल पर आए थे, तो थॉमसन के मॉडल से पहले ही 2 एक्सपेरिमेंट हुए थे, ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट हुए थे, जिसमें एक था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें देखा गया था कि कैथोड और एनोड 2 प्लेट्स ली थी, बीच में ट्यूब थी। कैथोड रेज जब आती है तो देखा गया कि ये कैसी रेज है, यहीं से पता चला कि नेगेटिवली चार्ज है। इनको हमने देखा कि ये नेगेटिव चार्ज
पार्टिकल्स हैं, तो वहीं से ही नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट निकल करके आया था। फिर उसके बाद में परफोरेटेड कैथोड लिया गया, आगे साइंटिस्ट ने और काम किया, तो उससे भी हमें कुछ चीजें पता चली, कैनॉल रेस के बारे में पता चला। फिर थॉमसन मॉडल आए और उन्होंने नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को अच्छे से बताना शुरू कर दिया। ठीक है, यहां से हमें बहुत सारी चीजें पता तो चली थॉमसन के मॉडल से, लेकिन बेटा ये नहीं पता चल पाया कि लोकेशन क्या है। तो रदरफोर्ड आते हैं, कहते हैं कि एक काम करते हैं, अल्फा पार्टिकल फॉइल एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि अल्फा पार्टिकल ही क्यों? अल्फा पार्टिकल इसलिए क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं, हैवी के साथ साथ ये फास्ट मूव करेंगे। अच्छा, हैवी क्यों लिया है हमने? जिससे ये एटम को पेनिट्रेट कर पाए, और कोई होगा तो पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा। तो हैवी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, और भाई फास्ट मूव करेंगे, फास्ट, इसलिए हमने ले लिया अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स के अलावा अगर हम बात करें गोल्ड की ही फॉइल क्यों ली? आता भी है ये क्वेश्चन। तो गोल्ड की फॉइल लेने का रीजन ये था क्योंकि गोल्ड इज अ हाईएस्ट, मतलब बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है। तो गोल्ड क्योंकि बहुत ज्यादा मैलिएबल है, इसीलिए हमने फॉइल कौन सी ले ली? गोल्ड फॉइल। ये होती है मैलिएबल भैया। और मैलिएबल का मतलब क्या है कि आप एक पतली से पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, और हमें वही चाहिए थी, थिनेस्ट शीट चाहिए थी, जिससे कि जो रेज है, जब हम अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाएं तो उसको पेनिट्रेट करवा सके, मतलब हम देख सके कि यार एक एटम के आर पार हो भी क्या रहा है, या अगर जा रही हैं तो रेज जाएंगी कि नहीं जाएंगी। क्योंकि थॉमसन ने जैसा बोला था कि एक पॉजिटिव स्फीयर है, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था? उसके हिसाब से ही चीजें होनी चाहिए थी। तो रदरफोर्ड ने कहा कि अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराकर दिखाते हैं, पॉजिटिव वो भी है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन चीजें कुछ अलग ही ऑब्जर्व हो गई, और यहीं से एकदम टर्निंग पॉइंट आया। मतलब हुआ क्या कि जब इन्होंने पूरा सेटअप किया, इन्होंने एक बॉक्स, मतलब अल्फा पार्टिकल इमिटर लिया, अल्फा पार्टिकल इमिटर के सामने इन्होंने रखा एक स्लिट, जिसमें अंदर, मतलब डिटेक्टिंग स्क्रीन के साथ में इन्होंने एक गोल्ड फॉइल का शीट ली, आई मीन फॉइल ली एक, और इन्होंने जैसे ही बॉम्बार्डिंग करवाई तो इन्होंने 3 चीजें ऑब्जर्व करी। देयर आर 3 थिंग्स ही ऑब्जर्व्ड, एंड क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया अच्छे से। इन्होंने जब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने 2 चीजें, अल्फा पार्टिकल क्यों लिए, अल्फा ही पार्टिकल क्यों लिए, और इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, यहां तक समझ में आ गया। 3 चीजें क्या ऑब्जर्व करी वो हम देखेंगे, कंक्लूजन क्या निकला वो हम देखेंगे। आपको ये समझ में आ गया सेटअप क्या है। अब यहां पर हम क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा रुकते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप यहां तक की बात करें तो यहां पर आपको क्या पूछा जाता है? आपको थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल पूछा जाता है, थॉमसन का, ठीक है, मॉडल। इसके अलावा बेटा आपको रदरफोर्ड के फॉइल एक्सपेरिमेंट से, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल या ऐसा अल्फा पार्टिकल, तुम समझ जाओ बस, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इससे इन्होंने क्या बताया, इससे इन्होंने, इससे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम शॉर्ट में देखें, शॉर्ट आंसर्स में देखें, तो सीधे ऑब्जर्वेशंस पूछ लेंगे, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, देखना कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। इनसे कंक्लूजन पूछ लेंगे, ठीक है, ये शॉर्ट आंसर्स की कहानी है भाई। या फिर ये सीधे बस एक्सपेरिमेंट पूछ लेंगे, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। इसी से ही लॉन्ग आंसर्स बनने के भी बहुत चांसेस है। जब लॉन्ग आंसर्स बनेंगे तो बेटा आपसे पूरा पूछेंगे, राइट द रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, राइट द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, या डिस्क्राइब लिख करके वो बोल देंगे कि सारा बताओ भैया। अब आपको सारा बताना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और एक्सपेरिमेंट क्या था। साथ में आई विल रिकमेंड कि आप अगर डायग्राम बनाने की कोशिश कर दोगे, राइट, डायग्राम बना करके आ जाओगे तो बहुत अच्छा है। उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए, ये नहीं है कि आप डायग्राम बना गए और क्वेश्चन को सही से एक्सप्लेन ही नहीं किया, या आपने क्वेश्चन एक्सप्लेन तो कर दिया लेकिन डायग्राम छूट गया। तो अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो मस्त हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर्स में आपको केस स्टडी टाइप का दे देंगे कि वन साइंटिस्ट, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल को लेकर के अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई, राइट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वो विच फॉइल इज यूज्ड, फॉइल का नेम नहीं देंगे। तो इस तरीके से केस स्टडी आ सकती है। केस स्टडी के अलावा डिस्क्राइब करने का आ सकता है पूरा एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब चीजें बता दी। असर्शन रीजन का क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ठीक है, यानी एमसीक्यूज भी। तो यहां पर यानी कि ये
पूरा 1 से लेकर के लॉन्ग आंसर्स तक, 1 मार्क्स से लेकर के लॉन्ग आंसर्स तक ये पूरा इंपॉर्टेंट है। तो बस अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है। अब आगे चलते हैं। तो यहां तक हम थे। अब इन्होंने क्या क्या किया था ये तो समझ में आ गया, लेकिन इन्होंने क्या क्या निकाला उससे, ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकली, कंक्लूजन क्या क्या निकला, चलिए आइए समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई क्या क्या इन्होंने देखा, क्या क्या समझा। ऑलरेडी मैंने सारी चीजें पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, तो इसलिए मुझे और एक्स्ट्रा कुछ लिखवाने की नीड है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो 1911 में लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका नाम था। 1911, कभी कभी डेट याद कर लिया करो, मतलब कभी आ जाती है तो डेट तो याद ही करो, फुल नेम भले ही ना याद करो। परफॉर्म द फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, विच गेव अस इंसाइट अबाउट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में उनका पर्पस क्या था। तो पर्पस ये था कि वो रिलेटिव पोजीशंस यानी एक दूसरे के तुलना में कौन कहां पर है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहां है तो प्रोटॉन कहां पर होगा, प्रोटॉन यहां है तो न्यूट्रॉन कहां पर होगा, न्यूक्लियस कहां पर होगा, सबकी लोकेशन मेन था, यानी पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम की फाइंड आउट करने जा रहे थे। इनको न्यूक्लियस का भी पता लग जाता है। अच्छा, इससे पहले गोल्डस्टीन जो है एक साइंटिस्ट भी आए थे, उन्होंने भी काफी वर्क किया था। ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए उनको भी काफी बार हम नाम लेते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए, बट फिलहाल तो रदरफोर्ड ही जाते हैं हमारी बुक में। तो ही अलाउड अ नैरो बीम ऑफ टाइनी, क्या इन्होंने अलाउ की है, एक नैरो बीम है ना, एक नैरो बीम ऑफ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, आपको पता होगा कि हीलियम न्यूक्लियाई यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, वही हीलियम है ना, हीलियम की बात हो रही है। तो नैरो बीम ऑफ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स, एक रेडियो एक्टिव सोर्स जिसकी बात कर रहे थे, इमिटर जो है, टू स्ट्राइक एन एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल, जिससे कि ऐसे कुछ किया कि ये एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल जो हमने ली है उससे स्ट्राइक करे, क्या करे, स्ट्राइक करे, टकराए जाकर के। ठीक है, एटम को देखना चाह रहे हैं कि भैया एटम में है क्या, क्या क्या चीज मौजूद है, कहां कहां पर है। इनके हिसाब से होना वो था कि थॉमसन ने जो कहा है, लेकिन हुआ कुछ अलग। 99 जो है वो तो सीधे निकल गई, लेकिन कुछ जो थी वो डिफ्लेक्ट हुई, कुछ बाउंस बैक हो गई। तो चलो देखते हैं। द इमर्जेंट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉज देन अलाउड टू फॉल ऑन अ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड, यानी द इमर्जेंट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉज देन अलाउड टू फॉल ऑन अ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड प्लेस्ड बिहाइंड द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल के पीछे एक जिंक सल्फाइड की, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक शीट भी ली थी, एक लेयर भी ली थी, स्क्रीन ली थी, जिससे पता भी चलेगा कि भाई अगर अल्फा पार्टिकल जो है, आई मीन जो हमारे अल्फा पार्टिकल जो है अगर पास हो गए हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल अगर ये शीट है अगर पास हो गए हैं तो यहाँ पर टकराएंगे तो ये ग्लो करेगी, तो ये पता चल जाएगा कि इन्होंने पेनिट्रेट कर दिया, पास हो गए। तो कितने पास हुए हैं वो जितने टकराएंगे उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने एक जिंक सल्फाइड की शीट लगाई हुई थी। अब यहां पर आते हैं, यहां तक हमने एक्सपेरिमेंट को समझा कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने करा क्या, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या चीजें ली। ठीक है, ये समझ लिया। अब हम समझेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले और क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। इन्होंने देखा, अगर आप पीछे आओगे थोड़ा सा, तो इन्होंने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो इस कुछ तो क्या हुए, कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए, लार्ज रिफ्लेक्शन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, हाँ ये वाला। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो बिल्कुल क्या हुए, सीधे निकल गए, ये वाले। ठीक है, कुछ थे जो डिफ्लेक्ट हुए, कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन से हुए, जो ज्यादा पास से होकर निकली थी रेज, एकदम से रिपल्शन लगा, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ किसी में। ठीक है, कुछ जो थे वो बाउंस बैक हो गए, टर्न बैक हो गए। ठीक है, कुछ स्ट्रेट पाथ से भी आ गए वापस। तो देखते हैं। तो देखो भाई, कंक्लूजन ये निकला 3 तरीके का कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, पास हो गए विदाउट डिफ्लेक्शन के, सीधा पास होते ही चले गए, उन्हें कोई रोक ही नहीं रहा है। कौन डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट तो तब होंगे ना जब आसपास में कोई होएगा। डिफ्लेक्शन कब होता है, जब आसपास में कोई फील्ड होती है ऐसी, तो जब फील्ड ही नहीं मिल रही है तो वो सीधे चलते चले गए। ठीक है, अच्छा, few of the particles were deflected from their path by small angle, कुछ बहुत छोटे एंगल से क्या हुए, पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, वो डिफ्लेक्ट हो गए अपने पास से। कंक्लूजन ये निकाल के दे रहे हैं हम। अब वेरी फ्यू पार्टिकल, बहुत ज्यादा कम, यानी कितना कम, 12,000 में से एक कोई, 12,000 में से 1 बाउंस राइट बैक, मतलब बिल्कुल उसी बात पर वापस आ गया।
यानी 3 हमारे ऐसे कंक्लूजन निकल करके आए। तो 3 कंक्लूजन ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट कि कुछ बिल्कुल सीधे निकल गए अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि उनके पास पे कुछ था ही नहीं। कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज के पास से निकले कि भाई उन्हें डिफ्लेक्ट होना पड़ गया। कुछ जो ऐसे थे जो बाउंस बैक हो गए, मींस वो भाई टकराए हैं प्रॉपर किसी डेंस चीज से, किसी पॉजिटिव स्फीयर से, तभी तो रिपल्शन होगा। पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव ही होगा कुछ, तभी तो डिफ्लेक्शन हो रहा है भाई। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन? इन 3 ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन एक बहुत ही बढ़िया से निकलता है। सीधी सी बात निकलती है कि अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो बाउंस बैक हुए वो सेंटर से हुए, यानी सेंटर में कोई तो एक चीज ऐसी है जो डेंस है और पॉजिटिव स्फीयर है, जहां पर जो कि उसे बाउंस बैक करवा रहा है। यानी सेंटर में क्या है? पॉजिटिव। सेंटर में क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है, यानी जिसको आगे चल करके मतलब यहीं पर ही पता चला कि न्यूक्लियस है सेंटर में। इन्होंने देखा कि जो वापस बिल्कुल सीधे चलते चले आ रहे हैं, वापस आ ही नहीं रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड सीधे निकलते चले गए, यानी कि वो एक ऐसे स्फीयर से निकले हैं जो हॉलो है, यानी खाली एम्प्टी है। इन्होंने देखा कि जो भाई थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए वो थोड़ा सा पास से निकले हैं इसी पॉजिटिव स्फीयर के। तो देखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एन एम्प्टी स्पेस, यानी मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, एक कैसा है? ये छोटा सा है, डेंस है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जिसको हम बेटा न्यूक्लियस कह रहे हैं। यहां पर एक बात बताना चाहूंगी कि आप ऐसा समझ लो कि न्यूक्लियस पता कितना बड़ा है। अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, सपोज ये एक स्टेडियम है, बीच में एक मैंने बॉल डाल दी, ठीक है, इतना मतलब न्यूक्लियस इतना छोटा है एज कंपेयर टू द होल एटम। ठीक है, चलो, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज स्मॉल। जो न्यूक्लियस स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। वही वाली बात है कि अगर हम पूरा एक सर्कल बनाए तो उसमें बीच में एक छोटा सा बस एक क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा सेटअप है, और ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन और ये जो कंक्लूजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। यहां तक तो हमने अल्फा पार्टिकल गोल्ड एक्सपेरिमेंट देख लिया था, लेकिन रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। इस एटम के इस मॉडल में इन्होंने कुछ बातें समझा डाली। वो बातें क्या थी, चलिए आइए समझते हैं। इन्होंने एटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि एटम ना 2 पार्ट रखता है। 2 पार्ट, लोगों ने पूछा कौन से, तो इन्होंने बोला मैं बताता हूं। 2 पार्ट में एक्चुअल में 2 चीजें आएंगी। वन इज दीज आर न्यूक्लियस, एक तो न्यूक्लियस हो जाएगा, और एक उसके अलावा जो न्यूक्लियर का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है, यानी जो एटम का खाली पोर्शन है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, इन्होंने बताया। आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड, इन्होंने ये भी बोल दिया अभी कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव अराउंड, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये अच्छा, ये अभी ऐसा नहीं पता था कि उनको कैसे घूम रहे हैं, कैसे इस तरीके से घूम रहे हैं, कैसे, बस इतना आइडिया दे दिया कि एक स्फीयर टाइप का है। उन्होंने तो बस स्फीयर देखा था। ये तो अभी प्रेजेंट में हमें पता है कि एटम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इन्होंने ये भी बताया कि जितना भी मास है, जो भी है, 99.9% मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस में ही, और तो सब एम्प्टी है ना। तो 99.9 तो वही कंसिस्ट कर रहा है। अगर कुछ है मास तो वही उसी का ही है। और न्यूक्लियस के अंदर रहता कौन है, तो इन्होंने ये भी बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बाद में डिस्कवर हुए हैं, प्रोटॉन होते हैं वहां पर, तभी तो पॉजिटिवली चार्ज है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एटम। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने बताया द इलेक्ट्रॉन, यहां पर थोड़ा ध्यान देना, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में ये भी बताया कि ये अराउंड द न्यूक्लियस जब रिवॉल्व करते हैं तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। इन्होंने ये भी बताया जैसे सन प्लैनेट के अराउंड मूव करता है। ठीक है, आई मीन प्लैनेट जो है सन के अराउंड मूव करते हैं। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, है ना, ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। यानी इन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई जो बात बोली गई थी कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, वो बात बिल्कुल सही है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। चलिए, अब ड्रॉबैक कुछ निकल करके आए रदरफोर्ड के, ये बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन दिया जाएगा कि राइट द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, शॉर्ट आंसर्स में। तो कैसे करोगे? तो इन्होंने ये तो बता दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये तो बता ही नहीं पाए कि स्टेबिलिटी का क्या। आई मीन अगेन भाई, कि अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो एनर्जी भी इमिट करेगी,
कोई भी चीज अगर मोशन में है, किसी के अराउंड मोशन में है, लगातार घूम रही है, तो एनर्जी भी तो इमिट करेगी। और अगर एनर्जी इमिट करेगी तो एक बार तो फिर वो क्या होगा, गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगी एनर्जी जब। या इस तरीके की चीजें निकल करके आई कि दिस एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। टोटल ऑफ द स्टेबिलिटी पे ये भी कुछ बात बता नहीं पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो तो फिर एनर्जी इमिट करेगा, रिवॉल्विंग बॉडी है, मूविंग बॉडी है, तो फिर उसके बाद क्या, एनर्जी खत्म तो क्या वो भी खत्म, गिर जाएगा क्या? तो देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट ड्यू टू एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से घूम रहा है, एक्सेलरेशन से घूम रहा है, द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, एनर्जी को रेडिएट करेंगे, एंड बाय लूजिंग एनर्जी दे फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, तो वो फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे न्यूक्लियस में, एंड एटम वुड बिकम अनस्टेबल एंड मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म वी नो, फिर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है एटम जैसा हम सोच रहे हैं, और फिर तो मैटर भी नहीं होगा क्योंकि मैटर को तो एटम ही बना रहे हैं, ये तो पूरी थ्योरी बिगड़ जाएगी। यानी ये रिवॉल्विंग पे या ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी पे कोई बात नहीं बता पाए। चलो आगे चलते हैं, अब आते हैं बोर मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, अब ये कुछ इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, और ये फाइनल मॉडल है, ये लेटेस्ट मॉडल है। तो कहते हैं 1923 में डेनिश साइंटिस्ट नील बोर प्रपोज्ड सम चेंजेस टू द रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में थोड़े से चेंजेस करने के लिए कहते हैं भाई देखो, पोस्टुलेट्स मेरे ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना, ऐसा नहीं होता कि घूम रहा है तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा जाकर, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी चीज, जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी चीज अगर घूम रही है ना, तो एक सर्कुलर पाथ में, फिक्स्ड पाथ में घूम रही है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो अगर एक शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो बिल्कुल अलग है, फिर दूसरी शेल बिल्कुल अलग है, उसके बीच में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, और हायर से लोअर में जाएगा, लोअर से हायर में जाएगा, तब एनर्जी का लॉस या गेन होगा। तो उन्होंने इस चीज को समझाया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड एनर्जी लेवल, इन्होंने एनर्जी लेवल, शेल या ऑर्बिट बोला, एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, एंड एवरी शेल हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन्होंने बोला हर एक एनर्जी की अपनी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो इन्होंने ये बात बताई। ठीक है, व्हाइल रिवॉल्विंग इन दिस एनर्जी, ठीक है, व्हाई रिवॉल्विंग इन दिस एनर्जी शेल्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, क्योंकि एवरी शेल इज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो रेडिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ बातें बताई। इन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन डिफरेंट ऑर्बिट, उन्होंने एनर्जी लेवल में एनर्जी शेल्स को बताया। एक्चुअली में इन्होंने ये बात बताई कि स्टेबिलिटी इसलिए बनी हुई है क्योंकि एवरी एनर्जी शेल्स हैव कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसी में ही वो घूम रही है, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं, तो इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताई। वो बताने के बाद में इन्होंने बोला कि अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट या एनर्जी शेल में किस तरीके से रहता है और कितने मैक्सिमम रह सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में इन्हीं के बाद में पता चलने लग गया। इन्होंने पहले ये बताया कि कैसे कैसे शेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस ऑर्बिट ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का, के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, ये के एल एम क्या है, ये शेल्स के नेम इन्होंने ही दिए कि एक को हम बोलेंगे के शेल, दूसरे को एल, फिर एम। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द रूल्स गिवन बाय बोर एंड बरी। बोर एंड बरी ये साथ में मिलकर के इन्होंने काम किया और इन्होंने एक बोर बरी स्कीम दी, जिससे इन्होंने एक रूल प्रस्तुत दिया कि अगर हम ये पूछें कि एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं टोटल, तो इन्होंने बोला इसको हम निकाल सकते हैं 2n² वाले रूल से। आप 2n² रूल लगा दो। तो लोगों ने पूछा n क्या है, तो इन्होंने बोला कि n जो है वो शेल का नंबर है। अगर आप देखो, जैसे कि इन्होंने बताया कि देखो, मैंने बताया कि एक होती है के शेल, एक होती है एल शेल, एक होती है एम शेल, तो इसको हम बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको थर्ड शेल बोल देंगे। ठीक है, तो जो भी शेल होगी वही उतना ही, यानी उसका नंबर उतना ही हो जाएगा, यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, 1 2 3। तो इन्होंने बोला n की जगह पर वही रख दो। अगर तुम के शेल में निकालना चाहते हो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो n की जगह पे 1 पुट कर दो, 2n² निकालोगे तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इन्होंने 2n² का फॉर्मूला लगा करके के शेल के लिए बताया। ऐसे ही इन्होंने m के लिए, n के लिए बताया, के एल के लिए बताया, फिर इन्होंने m के लिए बताया, और ऐसे ही फिर और निकाला तो 32 आ जाएगा। तो के एल एम एन के लिए ना 2 8 18 32 इस तरीके का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर बता डाला। इसके बाद में लोगों ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि किसी भी शेल में
आउटरमोस्ट शेल में या कभी भी अगर हम देखें तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिल होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो भैया इन्होंने बताया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, सबसे पहले तो मेरी बात ये सुनो, इन्होंने बोला कि स्टार्टिंग अगर करें हम न्यूक्लियस से, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी वाली शेल होगी वो वही होगी जो सबसे पास होगी न्यूक्लियस के, यानी के शेल सॉरी जो सबसे दूर होगी न्यूक्लियस के, जो सबसे पास होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो के शेल की सबसे एनर्जी कम होगी, सबसे ज्यादा ओ की होगी, है ना, KLMNO, जितनी भी शेल, जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी उसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये मैंने बताया है भी है, लोएस्ट से हाईएस्ट एनर्जी KLMNO। ओके, इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि पहले तो तुम ये बात सुन लो, बोले कि द के शेल इज हैविंग द लीस्ट एनर्जी सिंस इट इज वेरी नियर टू द न्यूक्लियस। फिर बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जो तुमने बात पूछी थी कि अगर किसी शेल में अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करने हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो हम कितना डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम करें कि वो स्टेबिलिटी को गेन कर ले। तो इन्होंने कुछ रूल दिया, इन्होंने बोला द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। इन्होंने वो नंबर दिया 8, सब कुछ स्टडी करके दिया गया, ऐसे मुंह से बोल नहीं दिया बस। ठीक है, शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। इन्होंने बोला स्टेप बाय स्टेप फिल होगा, यानी के बाद एल फिल होगी, फिर एम फिल होगी, फिर एन। ये नहीं है एन में पहले भर दिया फिर बाद में बाकी को। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अक्यूमुलेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। जब तक कि ये ना फिल हो जाए तब तक हम इसको नहीं फिल कर सकते, जब तक ये ना हो जाए तो इसको नहीं फिल कर सकते, जब तक ये ना हो जाए तो हम इसको नहीं फिल कर सकते। तो इस तरीके की चीजें इन्होंने बताई बहुत अच्छे तरीके से, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। फिर बोलते हैं कि एनी एटम दैट हैज 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट बना रहा है वो, तो इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इज फाउंड टू बी स्टेबल। इन्होंने बोला कि भाई अगर तुम स्टेबिलिटी की बात कर ही रहे हो तो आओ सुनो तुम्हें बताता हूं। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया कहानी कि एक था राजा एक थी रानी। ठीक है, एनी एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटरमोस्ट शेल में, तो उसको हम बोलेंगे कि वो भैया स्टेबल है। ठीक है, एंड इनर्ट है। इनर्ट मतलब इनर्ट जो भी होते हैं हमारी इनर्ट गैसेस आपने सुनी होंगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये भी आउटरमोस्ट शेल इनका फिलअप होता है, इसीलिए ये भी स्टेबल है। ठीक है, इट डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इसीलिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती। कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करेगा, कोई भी लड़ता क्यों है? आपस में लड़ाई तब होती है जब किसी चीज की कमी हो, जिसको किसी चीज की कमी ही नहीं है तो वो लड़ेगा क्यों? तो इनर्ट गैसेस का कुछ ऐसा ही हाल है, उन्हें कमी ही नहीं है, उनकी फुलफिल्ड है, उन्हें इलेक्ट्रॉन ना चाहिए ना देना, तो क्या करना, लेना देना से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर एक ये डायग्राम तुम देख रहे होगे, तो जिसमें 8 अगर आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल के भी हो सकता है, किसी के लिए एल हो सकता है, किसी के लिए एम हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, लेकिन 8 के जो है वो कभी भी आउटरमोस्ट शेल में के में 8 नहीं भरा हुआ, कभी भी देख लेना, 2 से स्टार्टिंग होती है। और इसीलिए जो आपने ड्यूप्लेट रूल पढ़ा हुआ है ना, ड्यूप्लेट मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी अगर किसी का आउटरमोस्ट शेल में फिलअप है तो वो भी स्टेबल है। जैसे क्यों, कैसे पता चला है? जैसे हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यार हीलियम में तो यहाँ पर ऐसा कुछ ऑक्टेट वाला रूल ही नहीं फॉलो हो पाएगा, तो के में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप हो पाएंगे। तो हम ये बोलते हैं कि भैया अगर 2 है यानी ड्यूप्लेट भी अगर कंप्लीट हो रहा है तभी भी वो स्टेबल एटम है। ठीक है, बाकी सबका ऑक्टेट ही होता है। हीलियम, नियॉन, अब हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जब जिसको भी देखोगे, जैसे नियॉन है तो नियॉन का बेटा 10 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,8, तो इसका आउटरमोस्ट शेल 8। ठीक है, के में 2, इसीलिए के में 2 फिलअप करते हैं, फिर बाकी बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात होगी इसकी, तो अब आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन डोनेट और एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज वैलेंसी। अभी केमिकल रिएक्शन की बात चली ही रही थी, तो यहाँ पर वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया भैया। अभी हम बात कर रहे थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, करेगा क्योंकि डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसे जरूरत है करने की, या शेयर करेगा। लेकिन यहां पर अगर किसी को शेयर ही नहीं करना है, डोनेट ही नहीं करना है, एक्सेप्ट ही नहीं करना, तो हम उसकी बात कर रहे थे, तो वो इनर्ट होगा। तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट यहीं से ही थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि वैलेंसी एक्चुअल में होती क्या है। सबसे पहले बात तो एक शॉर्ट सी डेफिनेशन जो हम कहते हैं, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम या एलिमेंट। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि जैसे मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी के बाद मैं एक बार में 2 ही लोगों से तो हाथ मिला सकती हूँ, हेलो हाय कैसे हो, वो भी बुरा ना माने वो भी बुरा ना माने भाई मेरा दोस्त, मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 हो गई। ठीक है, पैर से तो मिलाऊंगी नहीं मैं, भंगड़ा पाले, तो भाई क्या होगा, यहां पर कंबाइनिंग कैपेसिटी चेक हो रही है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है कि अगर किसी रिएक्शन में या कभी केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है तो वो कितनों से जुड़ सकता है। जैसे एक कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यानी वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है
अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं चलेगा, उसकी भी एक अपनी कहानी है। तो लेकिन यहां पर शेयरिंग करता है, क्यों? क्योंकि शेयरिंग कर सकता है, तो वो चार्ज से करेगा तो कैसे करेगा भाई? बॉन्ड बना लेगा, मतलब केमिकल बॉन्ड बना लेगा। केमिकल बॉन्ड इज व्हाट? दिस इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू स्पीशीज एटम्स। ठीक है, तो आप यहां पर हम यही पढ़ने वाले हैं। तो वैलेंसी क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन डोनेट और एक्सेप्ट, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन डोनेट और एक्सेप्ट जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल से ही तो करेगा भाई। अगर मैं इसके पास जाऊं कि भाई मुझे आपके पास, तुम्हारे पास में कुछ एक्स्ट्रा है क्या इलेक्ट्रॉन, तो क्या वो अंदर वालों से पहले पूछेगा? पहले तो बाहर जो खड़े हैं भाई, पहरे दे रहे हैं, वही पहले पार्टिसिपेट करेंगे। लड़ेंगे पहले कौन? वही तो आएंगे जो सबसे बाद में है। तो वो लड़ेंगे कौन? आउटरमोस्ट शेल वाले। तो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट या एक्सेप्ट जितने हो रहे हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसी को ही हम वैलेंसी कहते हैं। अभी समझाऊंगी, ठीक है, और अच्छे से। ओनली द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटरमोस्ट शेल को हम बैलेंस शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बैलेंस शेल। तो आउटर मोस्ट शेल कहो या वैलेंस शेल कहो, बैलेंस शेल कहो। और बैलेंस शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वही लिखा है, ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल आर इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, वही होते हैं इन्वॉल्व। दस इट इज द इलेक्ट्रॉन विच डिटरमाइन द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट। ये बहुत अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, इसको आप नोट डाल लो। इसका वैलेंसी से तो थोड़ा सा अलग लेना देना है। ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, एक ही बात है, आर इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन करेंगे इन्वॉल्व, पता चल गया। दस इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन विच डिटरमाइन, इलेक्ट्रॉन ही डिटरमाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर क्या होगा। जैसे मैं बोलूं कि सोडियम, तो सोडियम का केमिकल बिहेवियर क्या होगा? इसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे। चलो देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर मैं कहूं कि चल बेटा तेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो आएगा 281। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं बेटा? 1। ये क्या करना चाहेगा? ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। सच्चा थोड़ा दिमाग लगा ले, है ना? तुम पीसीएम के हो, पीसीबी के हो, तुम भी दिमाग लगा लेते हो। तो क्या होता है, 7 को लेने से अच्छा है, बहुत अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी लगेगी, है ना, उससे अच्छा है यार एक को किसी को दे दे। तो एक दे देगा तो 2,8 स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए Na पॉजिटिव तुम देखते हो, Na 1 पॉजिटिव, क्योंकि 1 पॉजिटिव फॉर व्हाट? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब ये जो Na पॉजिटिव है ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पता क्या बन गया? अब ये सोडियम आयन बन गया, सोडियम आयन, इसे आयन कहते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी आयन, ठीक है, सोडियम आयन बन गया। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, लेगा कौन वो एक इलेक्ट्रॉन? जिसको जरूरत होगी। चलो देखते हैं किसको जरूरत होगी। तो जैसे तुमने सुना होगा एक 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 क्लोरीन भैया होते हैं, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। एटॉमिक नंबर जरूर याद कर लेना, नहीं फंस जाओगे। ठीक है, 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंबल और आपका जो एटॉमिक नंबर है, और वैलेंसी फिर खुद याद होने लग जाएगी। तो क्लोरीन का हम कैसे बनाएंगे? 2,8,7। अब क्लोरीन को 7 देने से अच्छा यार कोई एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, उसमें कम मेहनत पड़ेगी। तो कम मेहनत वाला काम, स्मार्ट वर्क, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले, कौन ले? जो देना चाह रहा हो। इसीलिए आपको देखते हो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, 1 नेगेटिव, क्योंकि जो ले रहा है तो उस पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज शो करेगा। इस पे भैया क्या? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है बेचारे का, तो सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, तो NaCl इसीलिए फॉर्म होता है, NaCl ऐसे ही फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है? तो बस ये समझ में आ गया बस। तो Na पॉजिटिव का बिहेवियर मुझे कैसे पता चला? Cl का कैसे? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, समझ में आया? आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब बैलेंसी की बात करते हैं। अगर मैं इन दोनों की बैलेंसी बताऊं तो कितनी होगी? द एटम, ये देखो डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन डोनेट और एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखो और या फिर कॉम्बिनेशन लिख देती हूं मैं, वो भी उतना ही सही है। ठीक है, कॉम्बिनेशन इस टर्म एज वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? कितना डोनेट किया इसने?
इसने तो एक्सेप्ट किया कितना 1, तो 1 वैलेंसी, इसका कितना 1 वैलेंसी, डोनेट 1 किया है ना। मैम कोई ऐसा है जो 2 करता हो? बिल्कुल करता है बेटा। मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 12, इसका बनाओ 2,8,2। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन लेने में मेहनत है ना, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा? मैम लेना कौन चाहेगा? बहुत से लोग होते हैं जो लेना चाहेंगे। जैसे 2 क्लोरीन ही आ जाए Mg से जुड़ने के लिए मैग्नीशियम से, क्या भैया मेरे पास पे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्या देना चाहोगे? हाँ भैया दे दूंगा मैं। तो एक काम करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, MgCl2 बना लें क्या? हाँ बना लो, ठीक है, समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं। द 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे क्या निकल करके आए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये याद रखना। तो चलो सीधे यहां पर आते हैं। प्रोटॉन क्या है? विच आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस। अ प्रोटॉन हैज अ मास ऑफ 1 एटॉमिक यूनिट मास, ठीक है, 1 AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ऑल प्रोटॉन आर आइडेंटिकल नो मैटर विच एलिमेंट दे आर फाउंड इन, सभी आइडेंटिकल। प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस वर डिस्कवर्ड बाय ई रदरफोर्ड, यही भैया जमा लो दिमाग में, ठीक है। Neutrons, which are not charged or neutral, all neutrons are identical. Although the mass of neutron is slightly more than a proton, its mass is still considered to be 1 AMU. थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है भैया। Although the mass of neutron is slightly more than a proton, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ज्यादा होता है, अभी दिखाऊंगी। Neutrons were discovered by J. Chadwick, ना। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अरेंज्ड इन एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। They have mass of 1 upon में 1836 AMU। कहीं कहीं पे 37 लिखा होता है, कहीं पर 36 लिखा होता है, तो वो देख लो तुम्हारी बुक के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दे हैव अ मास ऑफ 1 अपॉन में 1836 AMU। इसका क्या मतलब है? अरे कुछ नहीं, उस टाइम पर लाइट से लाइटेस्ट एटम को लिया जाता था, ये जानने के लिए, तुलना करने के लिए, रिलेटिव मास निकालने के लिए कि इलेक्ट्रॉन का कितना मास होगा। इलेक्ट्रॉन खुद में बहुत हल्का है, बहुत लाइट है, तो हाइड्रोजन के मास को लिया गया, हाइड्रोजन के मास को लिया, उससे तुलना की गई, तो निकल करके आया 1 अपॉन में 1836। तो हमने बोलने लगा कि रिलेटिव मास जो है इसका इतना होता है, ठीक है। ईच एनर्जी लेवल या शेल विद इन एन एटम कैन होल्ड अ लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो बता चुकी हूँ। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस शेल या एटॉमिक शेल, बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक मूव कर सकता है, बताया था। व्हेन दे गेन एब्जॉर्ब एनर्जी इट मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल, यानी गेन और एब्जॉर्ब। भाई एक बात बताओ, तुम्हें स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो, तुम्हें 2 जीना जंप करना हो, 2 स्टेयर अप चढ़ना हो, तो तुम बहुत तेज एनर्जी से नहीं जाओगे, वही हाल है इनका, ठीक है। तो इट इज सेड टू बी एक्साइटेड, इसको ही हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाना, यानी जब हायर लेवल पे जंप करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, ठीक है। पढ़ोगे 11 12 से शुरू हो जाएगा तुम्हारा ये। सिमिलरली व्हेन दे लूज एनर्जी दे मूव टू द लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो कहते हैं ना एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे है भाई, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यही होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द होल एटम इज न्यूट्रल। ये बात भैया दिमाग में बिल्कुल गड़ा लो कि ये बात अभी भी सच है जो थॉमसन बोल के गए थे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा समझना, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो भाई, मास सबका सेम होगा, चार्ज सबका सेम होगा, तो जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बेटा वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 kg होता है। अगर आप इसको ग्राम में बदलोगे तो ग्राम के हिसाब से उतने जीरो कम कर दो। चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। चार्ज जो होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे सेम ही होता है, बस उसमें माइनस का साइन लगाना होता है, इसमें प्लस का। तो ये चीज तो सॉर्टेड हो गई तुम्हारी, यानी इतनी चीज तैयार हो गई। इस पे 0 होता है भैया, ये सॉर्टेड है अपने। मास में आ जाओ, मास याद करना पड़ेगा सिर्फ 2। एक होता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द माइनस का 31 kg। इजी लेवल पे समझा रही हूँ तुम्हें सारी चीजें, मैंने कोई भी चीज तुम्हें रट्टाफिकेशन नहीं कराया, कोई भी चीज रटवा नहीं रही हूँ, ठीक है बेटा। चलो तो 9.1 इंटू 10 टू द माइनस का 31 और ये वाली वैल्यू याद करनी है बस तुम्हें, 2 चीजें, बाकी तो तुम्हारा सब सॉर्टेड है। तो 9.1 इंटू 10 टू द माइनस का 31 kg ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। और 1.67 इंटू 10 टू द माइनस का 27 kg जो है प्रोटॉन का मास होता है। अब मैं न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल सेम है, बस 1.675 इतना अंतर होता है, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंस, पीछे पढ़ रहे थे ना, और बाकी सब सेम है। माइनस का 27, 10 टू द माइनस का 27, और ये एक वैल्यू बस याद कर लो, यानी 3 वैल्यू याद करनी है टोटल, है ना। चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द माइनस का 19, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं, अब आते हैं एटॉमिक नंबर पे, फिर मास नंबर पढ़ते हैं, बस खत्म। एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेंगे टोटल क्या फाइनली निकल करके आया। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर पे यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अभी तक जो है हम अपने एग्जाम पे फोकस की बात कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हमने रदरफोर्ड मॉडल तक तो देख लिया, इसके बाद आते हैं बोर मॉडल, है ना। तो बोर मॉडल से काफी क्वेश्चन आते हैं, आपके शॉर्ट में भी आएंगे, है ना, लॉन्ग में हो सकता है आ जाए, बट शॉर्ट में तो खूब पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में, एमसीक्यूज में। इसके अलावा आपके लिए जो बैलेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंसी से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो। बैलेंसी को अगर तुम्हें बढ़िया से निकालना है तो तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि तुम्हें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिंबल क्या होता है किसी का भी, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए, तो तुम बैलेंसी बना लोगे। जैसे कैसे बैलेंसी बताती हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा सा ट्रिक बता देती हूँ। एक वैलेंसी किसी की भी निकालनी है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में तुम नंबर देख लो इलेक्ट्रॉन के कितने हैं। अगर 1 2 3 4 ये नंबर आता है तो उसकी वैलेंसी भी एज इट इज हो जाएगी। मतलब अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर ये है तो एज इट इज हो जाएगी वैलेंसी, एज इट इज वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, देख लेना निकाल के। और अगर 5 6 7 8 आता है तो बेटा तुम्हें रूल लगाना पड़ता है, अप्लाई करो रूल 8 minus n, where n is the number of electrons in outermost shell, outermost shell। तो ये जो आउटरमोस्ट शेल में मैंने ये दिया है ना, ये आउटरमोस्ट शेल के लिए तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको पुट कर दो। जैसे किसी का अगर आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 minus 5 is equals to 3, यानी उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, ऐसे निकालना है तुम्हें, ये ट्रिक हो गई। अब आगे चलते हैं, तो तुम्हें ये बोर एंड वैलेंसी बहुत अच्छे से याद समझ के जाना है। अब आते हैं एटॉमिक नंबर पे, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर से एक एक न्यूमेरिकल सिंपल सा पूछ लेंगे, या फिर ये एटॉमिक नंबर मास नंबर से ये लाइन पूछ लेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसे वाला तो ये तो बहुत ईजी हो जाता है, डेफिनेशन से निकाला हुआ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी न्यूक्लियस में जितने प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। बाय यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं मेंशन किया गया है? क्योंकि अभी हम लोग ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन के लिए पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहते हैं, प्रोटॉन फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये तो अंडरस्टूड है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट नेवर चेंजेस, कभी भी चेंज नहीं होता, जो फिक्स है वो फिक्स है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जब इन्हें रखा गया तो इनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे 1 2 3 4 5 6 और 118 तक खूब अच्छे से एलिमेंट को सजा दिया गया। ठीक है, और उसी हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी रख दी गई है। चलो, तो एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्लैश लगा हुआ है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। चलो, तो किसी का नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हमें पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो हमें इसका एटॉमिक नंबर भी पता है। अगर एटॉमिक नंबर पता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब मास नंबर में थोड़ा सा देखना है, बच्चे इन दोनों में पता नहीं क्यों डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं, वो दोनों बहुत अलग है, ये दोनों बहुत अलग है आपस में। वो सिर्फ ये है कि एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट है, ऐसे कह सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं मास को, मास नंबर को। इसमें क्या होता है बेटा कि जो मास नंबर होता है ना, मास, अब तुम सोचो एटम का मास मैंने बताया था 99.9% कहां पर होता है, न्यूक्लियस में। बिल्कुल सही, न्यूक्लियस में होता है ना। तो और न्यूक्लियस में कौन कौन है? न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन, जिसे ऐसे डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो P + N कर दो, वही उसका मास नंबर निकल करके आ जाएगा, बस। The sum of the number of proton and the neutron in the nucleus of an atom is called the mass number। समझ में आ गया? चलो, तो मास नंबर क्या है समझ में आ गया होगा। चलो, मास नंबर A is equals to number of proton plus number of neutron। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और वहीं अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो माइनस हो जाएगा, उतना ही। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? चलो, ठीक है, बस क्या हुआ, इधर से उधर ले गए भाई, मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इधर ही छोड़ दिया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मास नंबर माइनस हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसे यही रहने दो, इसको उधर भेज दो, तो वही तो है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, डन है। चलो, तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलते हैं, मास नंबर में ही थोड़ी सी बातें जो है सीख सकते हो।
An atom is written by its symbol for the element and the mass number and the atomic number are indicated as upper and lower subscript respectively on the left hand side of the symbol. नहीं समझ में आ रहा? इधर आओ, ये थ्योरी वैसे भी नहीं पूछी जाती तुमसे। अगर हमारे पास सोडियम है तो सोडियम 11 हम लिखते हैं यानी 11 लिखते हैं, तो 11 नीचे लिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है जो कि Z है, यानी X अगर कोई एलिमेंट है तो Z ये है, A ये है, A क्या है? मास नंबर 23, ये इसका मास नंबर है, यानी इसमें प्रेजेंट जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्लस है किया तो 23 आया। इसमें प्रेजेंट जो प्रोटॉन है वो 11 है, इलेक्ट्रॉन है 11 है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो भी होंगे तो निकाल सकते हैं। देख बेटा मैं क्या कह रही हूँ, मेरे पास में मास नंबर है 23, यानी मास नंबर में हमें क्या पता चल रहा है, ये 23 इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन किया होगा प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किया होगा। मैंने सही बोला कि नहीं किया? बोला। चलो अब मेरे पास में 11 क्या है? ये एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है? तो बेटा एक बात बताओ, ठीक है बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है अगर हमें पता है 11 रख दे यहाँ पे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें पता ही नहीं है, तो हम निकाल तो सकते हैं ना 23। तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कर सकते हैं या नहीं? सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 और 1 12। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? यही बता रही थी मैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन, ये लास्ट हमारा टॉपिक है और इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है बस। फॉर्मेशन ऑफ आयन का क्या मतलब है? वही जैसे हमने सोडियम और क्लोरीन को देखा था। देखो यहां से समझते हैं, एक न्यूट्रल एटम होता है, उसमें ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होता है ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है भैया, उसको ना कोई प्लस ना कोई माइनस। लेकिन जब वो आयन के फॉर्म में बनता है, यानी जब वो चार्ज स्पीशीज बन जाता है, उसके बाद चार्ज आने लग जाता है, तो उसको आयन बोलते हैं। और आयन दो तरीके के होते हैं, आयन जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। आओ चलो सीखते हैं एनायन कब बनता है, कैटायन कब बनता है। जैसे क्लोरीन तुमने देखा था नेगेटिवली चार्ज, वो एनायन था। चलो आज समझते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन पॉजिटिव है तो क्या होगा, जैसे हमारे पास में कोई एक एटम है जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया दूसरे को। अब इसके पास में प्रोटॉन 6 थे, इलेक्ट्रॉन 6 थे, लेकिन अब इसके पास कितने बचे? इसने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गए 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 5 ही रह गए। ऐसे इसके पास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6 है, अब इलेक्ट्रॉन 5 है, ठीक है। तो अब इसके पास कितने हो गए? इसके पास में इलेक्ट्रॉन, अच्छा सॉरी, जब इसने प्रोटॉन, एक ही एटम की बात हो रही है, जब इसके पास प्रोटॉन 6 थे, इलेक्ट्रॉन 6 थे, तो ये न्यूट्रल था। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो जब डोनेट कर देगा तो बेटा क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और ऐसे ही स्पीशीज को हम कहते हैं कि आयन का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एनायन। अच्छा एनायन कैटायन कब बना? ये फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बोला जाएगा जब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगी। तो जब स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज होगी तो कैटायन होगा, जब नेगेटिव चार्ज बनेगी तो एनायन होगा। नेगेटिव कब बनता है? जब एक्सेप्ट करता है। तो ये एक एटम है न्यूट्रल 6, लेकिन किसी से इसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके पास प्रोटॉन तो 6 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया 7 हो गए, तो इसमें नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एनायन बन जाएगा, ठीक है। चलो तो बस यही होता है कि कैसे आयन जो है हमारे कैटायन और एनायन के फॉर्म में मिलते हैं। तो एन एटम विच बिकम्स चार्ज, an atom which become charged by losing or gaining electron is called ion, उसी को ही हम आयन कहते हैं। और a positively charged ion is called a cation and a negatively charged ion is called an anion, ठीक है। मेटल जनरली जो होते हैं हमारे कैटायन होते हैं, जैसे सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, गैस है। तो मेटल जनरली, नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारे एनायन होते हैं। यानी जनरली जो आप देखोगे मेटल जनरली कैटायन होंगे और जो नॉन मेटल होंगे जनरली वो एनायन होंगे। देखो इंटरेस्टिंग बात है या नहीं है? तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ये सेम चीज वही दी हुई है, ठीक है। अब आते हैं, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 1 to 3, ये वही बात लिखी हुई है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बैलेंसी वाली। दे फॉर्म कैटायन, लेकिन इसमें कैटायन और एनायन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ तो समझ लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 1 to 3, अगर उसकी वैलेंसी 1 से लेकर 3 तक है तो दे फॉर्म कैटायन। तो ये एक तरीका है इससे जानने का कि वो कैटायन ही बनाएंगे बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। हेंस दीज एलिमेंट आर जनरली मेटल्स, इसीलिए इनको जनरली ये मेटल्स होते हैं, ठीक है। देखो अच्छी बात है, इससे आपको हिडन चीजें पता चल रही है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 5 to 7, then they form anion by gaining electron.
एनायन बनाएंगे वो, और एनायन जो होते हैं वो जनरली नॉन मेटल होते हैं, तो इसलिए वो नॉन मेटल होंगे। तो ये पहचानने का अच्छा तरीका है। आगे चलते हैं, अब आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब मैं ये बोल रही हूं कि अगर हम एलिमेंट देखें, कोई हाइड्रोजन जैसे देखें, तो सिंबल उसका हाइड्रोजन है, नंबर उसका प्रोटॉन का कितना होगा, नंबर न्यूट्रॉन का कितना होगा, नंबर इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, मास नंबर कितना होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये पूरा का पूरा आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऐसे ही आर्गन तक आपको यानी 18 तक दिया हुआ है। इसके बाद में तो ये आपको आई थिंक बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर ये बहुत दो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पुट अप हो जाएंगे, बहुत बनेंगे क्वेश्चंस अगर आप इसको याद कर लेते हो। अब इसी में ही जब हमें सब कुछ पता चल गया है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा एक क्वेश्चन आता है कि राइट द या ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एटम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिखाना होगा। चलो लिथियम पे चलते हैं। लिथियम का है, ये रहा लिथियम, ठीक है। अब लिथियम जैसे एटम को बहुत आसान है बनाना, ठीक है। ये हमने पूरे बनाई 2 शेल्स, क्यों? क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा बेटा कि 3 को हम 2,1 लिखेंगे, तो हमें एक शेल चाहिए होगी K, एक चाहिए होगी L। जितनी शेल चाहिए उतनी ही बनाएंगे, तो K और L। पहले में हमने 2 को इसमें गलत दिया हुआ है, फर्स्ट में हमने 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये नहीं होगा कुछ भी, इसको हटाना पड़ेगा, 1 मिनट, हाँ ये कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। और दूसरे में हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सभी के लिए, कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यही मैं बता रही थी एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। अब आपको यहां तक का आइडिया मिल गया। एक क्वेश्चन दिखाती हूं आपको। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर दिया हुआ है, मास नंबर होता है, मास नंबर यानी कि A होता है नंबर ऑफ, सीधे लिख दो P प्लस M, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर हम देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां से निकालने के लिए हम P को इधर भेज दें, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो हम ये भी लिख सकते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। समझ में आया भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है ना एटॉमिक नंबर को ही तो कहते हैं, तो इसके आप एटॉमिक नंबर लिख दो, तो वो भी 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो वही आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉन इज एन इन एन एटम आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे से क्वेश्चन कितने इजी, हाउ वुड यू डिफाइन द, अब आपको इजी लग रहे होंगे, हाउ वुड यू डिफाइन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे आप बैलेंस डिफाइन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, बैलेंसी निकालो। हाउ डिड थॉमसन विजुअलाइज द एटम, व्हाट इज द मॉडल ऑफ एटम कॉल्ड, मतलब कुछ नहीं, भाषा बदल दी गई है, लैंग्वेज बदल दी गई है, लिखना आपको वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। एंड व्हाट इज एन आयन, व्हाट आर कैटायन एंड आयन, गिव एन एग्जांपल, जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे Na पॉजिटिव कैटायन, ऐसे ही Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, एनायन के देती हूँ Cl नेगेटिव, ठीक है, ऐसे ही S नेगेटिव, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। आगे चलते हैं। Mention the postulates of Dalton atomic theory, postulate बताने हैं। How did Rutherford come to the conclusion that the entire positive charge in an atom concentrated in a small area called the nucleus, कैसे वो पूरा आया, तो आपको पूरा समझाना पड़ेगा कि भाई उन्होंने पहले ये किया, फिर उनको पता चला कि कुछ तो बाउंस बैक हो रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी वहां पे कुछ पॉजिटिव स्फीयर है, ये पूरी बात वहां पर लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए, यही है हमारा आज का मतलब पूरा एजेंडा जो हमारा था वो हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन और देखना, आउट ऑफ L and M शेल विच हैज मोर एनर्जी, बता चुकी हूँ कि जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। एक और देखो, एन आयन M2 पॉजिटिव कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन एंड 12 न्यूट्रॉन, what is the atomic number and mass number of the element M, identify the element। और अगर आप मास नंबर एटॉमिक नंबर बता दोगे, एटॉमिक नंबर से तो हमारा निकल करके आ जाएगा ना,
एलिमेंट, ठीक है। तो बस आपको मैंने क्वेश्चन के टाइप बता दिया, आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि कैसे आपको पूरा ये चैप्टर फिनिश करना है। क्लास 8 यू विल रॉक एंड डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मैं आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए क्या बेस्ट बेस्ट चीजें ला सकती हूँ, क्या क्या बढ़िया बढ़िया बना सकती हूँ। तो मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिख डालो सारे के सारे कि मैम क्या क्या आपको और ले आना चाहिए, मैम ये भी ले आओ वो भी ले आओ, बता दो मुझे तुम्हारी डिमांड क्या है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।